ड्रामे की शुरुआत रैंक से होती है, जो कि इस सिटी का बिगेस्ट माफिया किंग है और आज वो किसी का काम तमाम करने के लिए यहाँ पर आया होता है। जहाँ उसका राइट हैंड उसे बताता है कि आपका शिकार इसी क्लब के अंदर है, तो रैंक कहता है कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इतना कहकर के वो अपने आदमियों के साथ में अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम मोमो को देखते हैं, जो कि क्लब में काफी ज्यादा नशे की हालात में होती है और वो सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या खाया था जो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। तभी वहाँ पर दो गुंडे आते हैं और वो मोमो को देख करके कहते हैं कि हमने जो इसे पीने के लिए दिया था उसने अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना चाहिए। इतना कह करके वो उसके पास जाने लगती है। इधर मोमो सोचती है कि आज मैं अपनी माँ की वजह से ऐसी जगह पर हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे यहाँ पर काम करने के लिए आना पड़ा। मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो दो गुंडे आकर के उसे काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं और उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर रैंक अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में इंटर करता है, जिसे देख करके मोमो उसके पास चली जाती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करिए। रैंक तो मोमो को देखते ही रह जाता है, पर वो गुंडे रैंक को देख करके बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि रैंक को कौन नहीं जानता था, इसीलिए वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। रैंक मोमो से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मोमो की ऐसी हालत नहीं थी कि वो किसी भी बात का जवाब दे पाए और उसकी ऐसी हालत देख करके रैंक उसे उठा करके अपने साथ अंदर ले जाता है। लेकिन मोमो काफी ज्यादा नशे की हालात में होती है, इसीलिए वो रैंक को अपने क्लोज खींच लेती है और वो उसे किस करने लगती है, जिस पर रैंक उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। पर मोमो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है, इसीलिए रैंक भी बहक जाता है और वो उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। अगली सुबह मोमो की जब आंख खुलती है तो रैंक को अपने बगल में देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और शर्म से पानी पानी हो जाती है और चुपके से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके पैर के नीचे रैंक के टूटे हुए माला की मोती पड़ जाती है, जिसे लेकर के वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें 1 महीने के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ मोमो एक डॉक्टर के सामने बैठी थी, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुन करके तो उसे सदमा लग जाता है और वो सोचती कि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अगर ये बात मेरी फैमिली को पता चल गई तो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। जिसके बाद वो अपने मोबाइल में बैलेंस चेक करके सोचने लगती कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। और इसी बेबसी के साथ में वो रोती हुई हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, जहाँ उसकी मदर उसे मिल जाती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। जहाँ वो अपने साथ में एक अधेड़ उम्र के आदमी को लेकर के आती है और मोमो से कहती कि आज से तुम इनके साथ में रहोगी। जहाँ वांग भी कहने लग जाता है कि मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वो मोमो को देखते ही उसकी माँ को 5 लाख रुपए दे देता है। ये सब देख करके मोमो को सदमा ही लग जाता है और वो अपनी माँ से कहती कि माँ क्या आपने मुझे 5 लाख के बदले बेच दिया है। जिस पर उसकी माँ कहती कि हाँ, क्योंकि मैंने आज के लिए तो तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया था। इतना कह करके वो उसका हाथ वांग के हाथ में देने लगती है, जिस पर मोमो वांग को बाइट कर लेती है और कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन करके तो वांग पूरी तरीके से भड़क जाता है और उसकी मदर से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम ऐसी लड़की को मेरे माथे मरना चाहती हो। इतना कह करके वो उनसे अपने पैसे छीन करके वहाँ से चला जाता है। ये सब देख करके उसके मदर के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो मोमो से कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम बाहर जाकर के दूसरे मर्दों के साथ में मुंह काला करवा रही हो। आज तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से 5 लाख रुपए चले गए। जिस पर मोमो रोते हुए अपनी माँ से कहने लगती कि माँ क्या मैं आपकी जैविक बेटी नहीं हूँ, आखिर आप मेरे साथ में ये सब क्यों कर रही है। इस बात पर उसकी माँ काफी ज्यादा भड़क जाती है और कहती कि हाँ, तुम मेरी जैविक बेटी नहीं हो, मैंने तुम्हें पाल पोस करके बहुत बड़ी गलती की है, जबकि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि हमारे परिवार के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। अब जो आज तुम्हारी वजह से 5 लाख का लॉस हुआ है उसे कहीं से भी लेकर के आओ, वरना घर में कदम मत रखना। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती हैं। अब मोमो बेचारी घर से बेघर हो गई थी और वो अपनी बेबी से कहती कि अब माँ शायद तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। तभी उसके हाथ से रैंक का मोती गिर जाता है, जिसे वो उस समय से लेकर के आज तक अपने हाथ में पहनी थी और वो उसे उठा करके सोचती है कि अब मुझे टेम्पल जाना चाहिए, अब गॉड ही मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं। इधर रैंक अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, जहाँ असिस्टेंट उससे कहता है कि आपके हाथ में जो माला है उसे आपके राजवंश परिवार के गुरुजी ने दिया था, जिसे एक छोटी सी लड़की ने तोड़ दिया और अभी तक हमें उसका हिस्सा नहीं मिल पाया है। तो रैंक कहता है कि अगर तुम उसे ढूंढ नहीं सकते हो तो फोन करके मेरा समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मोमो के सामने से रैंक की कार गुजर जाती है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। अब मोमो टेम्पल में जाती है, जहाँ रैंक की मदर भी वहाँ पर होती है और वो गॉड से प्रार्थना कर रही होती है कि गॉड मेरी बेटी की जल्दी से शादी हो जाए और उसे एक बेबी हो जाए। उनकी बातें सुन करके एक आदमी आता है उनके पास में और उनसे कहता है कि मैं एक बहुत ही ज्ञानी इंसान हूँ, मेरे पास में ऐसे ऐसे उपाय हैं जिससे कि ये सब पॉसिबल हो सकता है। इतना कह करके वो उन्हें बहुत सारे बच्चों की फोटोज दिखा करके उनसे कहने लग जाता है कि सारे बच्चे मेरे बताए गए उपाय के साथ में हुए हैं, अगर आप भी चाहती हैं तो इसके लिए बस 5 मिलियन लगेंगे। जिस पर मिस सॉन्ग कहती कि हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ। ये सुनकर के मोमो वहाँ पर आकर के उस आदमी से कहती है कि टेम्पल में खड़े होकर के आपको झूठ बोलने में शर्म नहीं आ रही है क्या। और वो आंटी से कहती है कि ये सारी फोटोज इंटरनेट से डाउनलोड करके ये सबको उल्लू बना रहा है। ये सुनकर के वो आदमी वहाँ से
भाग खड़ा होता है। रैंक की माँ उससे कहती कि मैं भी पागल हो गई हूँ जो ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेती हूँ बस इसलिए कि मैं अपने पोते का मुंह देख सकूं। यहाँ पर मोमो सोचने लगती कि मैं कितनी लाचार हूँ जो अपने बच्चे को पाल नहीं सकती हूँ, और एक ये है कि जो कि अपने ग्रैंडसन के लिए तरस रही है। और वो उनसे कहती कि आप अपने बेटे को बहुत सारी लड़कियों से मिलवाइए, जल्दी उनमें से कोई न कोई लड़की उन्हें पसंद आ जाएगी जो कि आपकी विश को पूरी कर देगी। रैंक की माँ सोचती है कि ये लड़की कितनी क्यूट है और वो उससे कहती कि अगर तुम्हारी शादी थोड़ी ज्यादा एज के लड़के के साथ में करवा दी जाए तो क्या तुम करोगी? मेरा मतलब ये कि मेरा बेटा बस 30 साल का है पर दिल का बहुत अच्छा है और तुम भी बहुत प्यारी हो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। मोमो कहती कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। तो मिस सॉन्ग कहती कि माफ करना, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी रैंक टेम्पल के बाहर अपनी माँ को रिसीव करने के लिए आ जाता है, जिसे देख करके मोमो उसे पहचान जाती है और वो भागती हुई उसके पास जाती है और उससे कहती कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? पर रैंक कुछ भी नहीं कहता है तो वो उसकी माला की मोती उसे दिखाती है, जिसे देख करके उसे वो रात याद आ जाती है और वो मोमो से पूछता है कि तुम्हें उस रात के बदले क्या चाहिए। मोमो सोचती है कि रैंक और मैं दोनों ही अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो तुम्हें जल्दी ही करना होगा। और यही सोच करके वो उससे 5,000 कहती है, पर रैंक को लगता है कि इसे 50 मिलियन चाहिए और वो सोचता है कि तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकली, और वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये डिमांड पूरी कर दूंगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे सामने खड़ी होकर के मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। इस बात से डर करके मोमो कह देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर के तो रैंक पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर रैंक की मदर आ जाती है और मोमो का हाथ पकड़ करके कहती कि देखो ये मेरा बेटा है, और रैंक से कहती कि देखो मोमो कितनी प्यारी लड़की है। रैंक कहता है कि तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, पर मुझे इस बात का सबूत चाहिए। ये सुनकर के तो उसकी मदर भी शॉक्ड हो जाती है और मोमो के डॉक्टर को फौरन से कॉल करके उनसे पूछती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि हाँ मोमो प्रेग्नेंट है और बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। ये सुनकर के तो मिस सॉन्ग की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। रैंक सोचने लग जाता है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद में डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो गई, फिर ये छोटी सी लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जहाँ मिस सॉन्ग अपने असिस्टेंट से कहती कि जल्दी से घर जाकर के मेरी बहू का रूम तैयार करवाओ और शादी की भी तैयारी करना शुरू कर दो। रैंक सोच रहा होता है कि क्या सच में मैं फादर बनने वाला हूँ। मिस सॉन्ग रैंक से कहती कि अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इसे घर लेकर के चलो। इतने पर तो रैंक मोमो को उठा लेता है, तो मोमो कहती कि मैं खुद से चल सकती हूँ, जिस पर रैंक कहता है कि चुपचाप मेरे साथ में घर चलो। इतना कहकर के वो लोग उसे अपने साथ घर यानी कि सॉन्ग मेंशन लेकर के चले जाते हैं, पर यहाँ पर रैंक ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है और वो उस नाइट की बात याद करके सोचने लगता है कि पता नहीं ये लड़की भरोसे के लायक है भी या नहीं। इधर मोमो मिस सॉन्ग से कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ क्योंकि रैंक मुझे पसंद नहीं करते हैं। तो मिस सॉन्ग कहती कि वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है क्योंकि तुम दोनों का बेबी होने वाला है और तुम मेरी बहू हो, तो आज से तुम मुझे माँ कहोगी। इतना कहकर कि वो वहाँ से चली जाती हैं और रैंक के पास जाकर के उससे कहती कि देखो अब वो सॉन्ग परिवार की बहू है तो उसके साथ में अच्छे से बिहेव करना। मुझे तो इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुमने अपने 30वें जन्मदिन के पहले ही हमें इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। अब मैं जल्दी से जाकर के तुम्हारे फादर को भी खुशखबरी सुना करके आती हूँ। इधर मोमो इतने बड़े घर को देख करके पूरी तरीके से हैरान होती है। तभी वहाँ पर रैंक आ जाता है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो रैंक उससे कहता है कि इससे पहले की बात आगे बढ़े, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या उस रात में तुम्हारा पहला क्लाइंट था? उसकी बातें सुनकर के मोमो को लगता है कि रैंक उससे शायद ये पूछना चाह रहा है कि उस रात उसने कितने लोगों को ड्रिंक सर्व किया था, और यही सोच करके वो उससे कहती कि मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने उस रात को बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल किया था। ये सुनकर के रैंक का खून ही खोल जाता है, लेकिन मोमो बेचारी सोच रही होती कि मेरे बेबी के फादर कितने सुंदर है। इतने पर रैंक उसे एक एग्रीमेंट पेपर देते हुए कहता है कि इसे अच्छे से पढ़ करके साइन कर देना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो मैं अपने बेबी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, और जब बेबी हो जाएगा तो मैं तुम्हारे इतने बड़े काम के बदले बहुत सारे पैसे दूंगा। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्यार के बिना शादी अधूरी है और मुझे प्यार जैसे किसी भी चीज पर बिलीव नहीं है। यहाँ पर तो मोमो समझ ही नहीं पाती कि आखिर रैंक उससे इतनी रूडली तरीके से बात क्यों कर रहा है। जहाँ मोमो उस एग्रीमेंट पेपर को देख करके कहती है कि पर मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, जिस पर रैंक कहता है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा हमारे सॉन्ग परिवार का वारिस है, इसीलिए मैंने ये पैसे तुम्हें एडवांस में दे दिए हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में मोमो सोचती कि जब मुझे इस बेबी को जन्म देना है तो मैं ये पैसे लेकर के क्या करूंगी, मुझे बस अपने स्कूल फीस चाहिए। इसीलिए वो उस एग्रीमेंट में लिखे अमाउंट को काट करके 5,000 मेंशन कर देती है और एक नोट लिखने लगती है कि मुझे बस मेरी स्कूल फीस ही चाहिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसके पास में उसकी मदर की कॉल आती है और वो उससे कहती है कि जल्दी से घर वापस आ जाओ। मिस्टर ली नाम का आदमी तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर तुम जल्दी घर नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारी दादी माँ की आखिरी निशानी भी फेंक दूंगी। ये सुनकर के मोमो काफी घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में रैंक के माता पिता और रैंक बहुत ही ज्यादा
ज्यादा परेशान होते हैं। रैंक कहता है कि वो लड़की पैसे की ग्रीडी लड़की थी जो कि 50 मिलियन लेकर के यहाँ से चली गई। उसकी माँ कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। इधर मोमो जब घर पहुंचती तो उसका भाई उससे कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम ली के साथ में शादी करने के लिए यहाँ पर समय से आ गई। तो मोमो कहती कि मैं यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं आई हूँ। इतने पर उसकी मदर वहाँ पर आकर के उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि क्या कहा तुमने, तुम शादी नहीं करोगी। तो मोमो कहती कि मैं यहाँ पर अपनी दादी माँ की निशानी लेने आई हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी मदर कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से चली जाओगी? तुम आई तो हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी हमारी मर्जी से। दूसरी तरफ रैंक के फादर उससे कहते कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचते हो। जल्दी से मेरी बहू को ढूंढ करके लाओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। रैंक सोचता है कि वाकई में वो प्रेग्नेंट है, आखिर वो गई कहाँ होगी। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के बताता है कि मोमो अपने घर गई है और उसकी मदर उसकी शादी किसी और से कराने जा रही है। ये सुनकर के रैंक शॉक्ड हो जाता है। तो उसकी मदर कहती कि अगर ये लड़का पहले उससे शादी के लिए हाँ कर देता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो रैंक कहता है कि पर उसने मुझसे इस बारे में कोई भी बात नहीं की थी। जिस पर उसकी मदर कहती कि वो एक लड़की है, वो शर्मा रही होगी, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती है। जिस पर रैंक कहता है कि पर माँ वो आपकी बहू बनने के लायक नहीं है। उसने खुद मुझसे कहा है कि वो पैसों के लिए खुद को बार में बेचती थी। इतना कह करके वो उन्हें एग्रीमेंट पेपर दिखा देता है। जब वो उसे देखती है तो उन्हें उसमें मोमो के लिखे हुए नोट मिलते हैं, जिसे देख करके वो रैंक से कहती कि तुम खुद अपनी आंखों से देख लो कि वो कैसी लड़की है। रैंक जब उन पेपर्स को देखता है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। उसकी माँ कहती कि मैंने पहले मोमो के बारे में सब कुछ पता करवा लिया था, वो तो बस अपनी पढ़ाई की फीस भरने के लिए उस बार में काम करने गई थी। ये सुनकर के रैंक को सदमा लग जाता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया कि इससे पहले भी उसकी मदर शादी के नाम पर उसे एक अधेड़ आदमी के हाथों बेच रही थी। ये सुनकर के रैंक पागलों की तरह भागता हुआ जाने लगता है और रास्ते में उसके ऊपर विश्वास न करने के लिए सॉरी कहने लगता है और अपने द्वारा कहे गए शब्दों पर और उसके प्रति गलत सोच को लेकर के और उसकी मजबूरी को ना समझने पर खुद को बहुत ही ज्यादा कोसते हुए बार बार सॉरी कहने लगता है। दूसरी तरफ मोमो की मदर उसे अपनी आंखों के सामने ठरकीली के हवाले कर देती है, जो कि उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है। पर तभी वहाँ पर रैंक अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में पहुंच जाता है और उन तीनों को पकड़वा लेता है और मोमो के पास जाकर के उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। मोमो की इतनी बुरी हालत देख करके तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो अपने गार्ड से कहता है कि मेरी वाइफ को जिस चीज ने तकलीफ पहुंचाई है उसका 100 गुना ज्यादा उन्हें तकलीफ मिलनी चाहिए। जिस पर मोमो के माता पिता उसके ऊपर उल्टा भड़क जाते हैं और उसे उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं। जिस पर रैंक कहता है कि ये सजा तो बहुत कम है तुम लोगों के लिए, जो तुम लोगों ने किया है उसका हिसाब तो तुम्हें जेल जाकर के चुकाना पड़ेगा। इतना कह करके वो मोमो को अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ रैंक के गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, वो बीजिंग सिटी के किंग रैंक है। ये सुनकर के वो सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। रैंक अब घर पहुंच करके मोमो के सामने बैठ करके उससे कहता है कि आज मेरी वजह से तुम इस हालत में हो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी और इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि मैंने इनका रिपोर्ट चेक कर लिया है, बेबी बिल्कुल ठीक है, मोमो बस डर की वजह से बेहोश हो गई है, पर इन्हें अच्छी डाइट और अच्छी देखभाल की जरूरत है। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर वो मोमो को देख करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें खुश रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। तभी मोमो डर करके नींद से उठ जाती है। तो रैंक उससे कहता है कि प्लीज डरो मत, मैं तुम्हारे पास में हूँ। तो मोमो उससे कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बेहोश हो गई थी। तो रैंक कहता है कि कोई बात नहीं है, अब से मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की लाइफ टाइम के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातें सुनकर के मोमो सोचती कि मिस्टर रैंक को क्या हो गया है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। तभी वहाँ पर मेड मेडिसिन लेकर के आती है और रैंक से मोमो के घाव पर मेडिसिन लगाने के लिए कहती है। तो रैंक कहता है कि ठीक है, जिसके बाद में वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है और उसे देख करके मोमो सोचती है कि मेरा कितना ख्याल रखते हैं। पर जब वो आगे बढ़ता है तो मोमो कहती कि आप क्या कर रहे हैं। तो रैंक कहता है कि तुम्हें चोट लगी है तो मुझे मेडिसिन लगाने दो। जिस पर मोमो कहती कि पर मैं आपके सामने अपने कपड़े नहीं निकाल सकती हूँ, बस मैं बैग में खुद से मेडिसिन नहीं लगा सकती हूँ, तो आप वहाँ लगाने में मेरी मदद कर दीजिए। तो रैंक कहता है कि ठीक है। पर जब वो मोमो के जख्म को देखता है तो उसे उससे कहीं ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो मोमो से कहता है कि आज से तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। जिस पर मोमो कहती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके बच्चे की रक्षा करने में असफल रही, पर आज के बाद में ऐसा कभी भी नहीं होगा। जिस पर रैंक मोमो को अपने करीब खींच देता है तो मोमो को लगता है कि शायद वो उसे किस करने वाला है, पर रैंक उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत नहीं करूंगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। रैंक के जाने के बाद में मोमो के पास में उसके भाई की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि रैंक के आदमियों ने हमारे फादर को और अंकल ली को बहुत ही ज्यादा पीटा है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और मेरे पास में उनका इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। आखिर तुम कैसी लड़की हो कि तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया है, प्लीज हमारी मदद करो। इतना कहकर के वो फोन काट देता है। मोमो सोचने लगती कि मैं अपने परिवार को इस तरीके से नहीं छोड़ सकती हूँ और इतनी जल्दी उनसे नाता भी नहीं
तोड़ सकती हूँ। आखिर उन्होंने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा जो किया है, मुझे उनकी मदद करने के लिए कुछ तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वो अगले दिन से रैंक की कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेती है, जहाँ उसे उसका क्लासमेट मिल जाता है और वो उसे देख करके पूछता है कि क्या तुम गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर काम करने लग गई हो। तभी उसे रैंक भी ऊपर से देख लेता है और सोचता है कि इसे तो मैंने आराम करने के लिए कहा था, ये पलक झपकती यहाँ कैसे पहुँच गई। तो वहाँ का मैनेजर रैंक को बताता है कि इस लड़की ने कल ही ज्वाइन किया है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। इधर जैन के अंकल उससे पूछते कि ये लड़की तो बहुत सुंदर है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो जैन कहता है कि नहीं, ये मेरी क्लासमेट थी, मैं इसे बहुत लाइक करता था, लेकिन ये मुझे अपना फ्रेंड ही मानती है। मोमो पूछती कि क्या हुआ, कोई बात है क्या। तो जैन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जहाँ मोमो जैन के अंकल को सॉन्ग ग्रुप द्वारा बनाए गए डिजाइनर हाउस का प्राइस बताने लगती है, जिसे सुनकर के वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनका बजट सिर्फ 20 मिलियन का ही था। इधर रैंक का तो खून ही खोल रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि देख नहीं रहे हो कि वो जैन नाम का लड़का मोमो को कैसे घूर रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि जब सामने इतनी सुंदर लड़की होगी तो कोई उसे क्यों नहीं देखेगा। ये सुनकर के तो रैंक के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। इतने पर तो मैनेजर भी आग में घी डालने का काम कर देता है और वो कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि वो दोनों बचपन के लवर है। ये सुनकर के तो रैंक भड़क जाता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये कोई लवर पॉइंट नहीं, ये काम करने की जगह है। जिस पर मैनेजर डर से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं उस लड़की को समझा दूंगा कि ये कोई डेट करने की जगह नहीं है। दूसरी तरफ मोमो जैन के अंकल को 12% का छूट देकर के वो डिजाइनर हाउस सेल कर देती है। तो उसके अंकल जैन से कहते हैं कि ये लड़की कितनी सुंदर है, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, उसे बाहर कहीं लेकर के जाओ और उसे अपने दिल की बात कह देना। तो जैन कहता है कि ठीक है और वो काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए मोमो से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी। ये सुनकर के तो रैंक के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और गुस्से से नीचे आकर के जैन का हाथ मोमो से अलग करता है और कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी मोमो को हाथ लगाने की। ये सुनकर के जैन मोमो से कहता है कि अंकल कौन है। अब उसकी बातों का मोमो क्या जवाब देती, इसीलिए वो उसे कह देती कि मेरे बॉस है। तो जैन कहता है कि अच्छा तो आप इसके बॉस हैं। फिर वो अपना उससे परिचय देता है कि मैं इसका क्लासमेट हूँ, लेकिन रैंक के तो गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसका हाथ तोड़ने वाला होता है, पर मोमो उसका हाथ जैन के हाथ से अलग कर देती है और सोचती कि आखिर रैंक को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आखिर इसे हो क्या गया है। इसीलिए वो जैन से खुद ही दूर हो जाती है और उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ, पर रैंक का अभी भी दिल नहीं मानता है। इसीलिए वो मोमो के पीछे चला जाता है, जहाँ असिस्टेंट कहता है कि बॉस तो बिल्कुल बदल गए हैं। जहाँ रास्ते में खड़ी होकर के मोमो एक शू को देखने लगती है क्योंकि वो रैंक को गिफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि उसकी मदर ने मोमो को बताया था कि कल उसका जन्मदिन है। वहीं सामने खड़ा रैंक सोच रहा होता है कि आखिर ये मर्दों के जूतों को क्यों घूर रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि हो सकता है कि वो जूता अपने बचपन के प्यार के लिए खरीदना चाहती हो। ये सुनकर के तो रैंक का पारा हाई हो जाता है और उसे देख करके असिस्टेंट सोचता है कि लगता है कि आज मैं खुद ही मौत की तलाश में हूँ, इसीलिए मैं इस तरीके की बकवास कर रहा हूँ। तभी जैन मोमो से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा पेट कुछ खराब हो गया है, इसलिए मैं कुछ देर में आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। मोमो भी उस शॉप पे चली जाती है और उस शू को देखने लगती है, जहाँ उस शॉप की एम्प्लॉयज उसके साथ में बदतमीजी करने लगती हैं और कहती है कि तुम्हारी औकात भी है यहाँ से सामान खरीदने की, तुमने यहाँ के शूज की प्राइस देखी है कि नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर के मोमो कहती है कि तुम लोग किस तरह से बात कर रही हो, कस्टमर चाहे गरीब हो या अमीर, कस्टमर तो कस्टमर होता है, तुम्हें उनके साथ में इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। पर उन दोनों को मोमो की बातें समझ में नहीं आती है और वो उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर रैंक आकर के उसे पकड़ लेता है, जिसे देख करके मोमो शॉक्ड हो जाती है। रैंक उनसे कहता है कि किसने कहा कि यहाँ के शूज अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो मोमो उससे पूछती कि पर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो रैंक उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पर बस अपनी माँ के लिए सैंडल खरीदने के लिए आया था। तो मोमो कहती कि मैं यहाँ से शूज नहीं खरीद सकती हूँ क्योंकि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर रैंक उसे पकड़ करके अपने साथ उस शॉप के अंदर ले जाता है और वो अंदर जा करके वहाँ पर रखे सभी शूज को पैक करने के लिए कहता है, जिस पर मोमो कहती कि पर मेरे पास तो एक ही पैर है, मैं इतने सारे शूज लेकर के क्या करूंगी। जिस पर रैंक उसे समझाता है कि देखो तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कंफर्टेबल और रिलैक्स रहो, इसीलिए मैं ये सब खरीद रहा हूँ। जिसके बाद में वो उस सेल्स गर्ल से मोमो से माफी मांगने के लिए कहता है, पर वो सेल्स गर्ल कहने लगती है कि क्या मैं एक छोटे से इंटर्न से माफी मांगू। इतने पर तो असिस्टेंट उसे एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि लगता है कि तुम नहीं जानती हो कि ये इस मॉल के ऑनर है। ये सुनकर के तो वो शॉक्ड हो जाती है और पागलों की तरह रैंक के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और मोमो से भी माफी मांगने लगती है। तो मोमो उससे कहती है कि तुम भले ही रैंक के सामने गिड़गिड़ा रही हो क्योंकि वो इस मॉल के बॉस है, लेकिन तुम्हें हर ग्राहक के साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। ये सुनकर के रैंक काफी खुश हो जाता है, पर असिस्टेंट उस लड़की को बाहर लेकर के चला जाता है। रैंक जैसे ही मोमो को लेकर के बाहर निकलता है, तभी वहाँ पर जैन आ जाता है, पर जैन रैंक को देख करके खुश नहीं होता है और वो मोमो से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी सी ड्रेस लेकर के आया हूँ। इतने पर तो रैंक मोमो को अपनी तरफ खींच लेता है। ये देख करके जैन भी शॉक्ड हो जाता है और वो मोमो से कहता है कि चलो मैंने हमारे लिए एक अच्छा सा होटल बुक कर लिया है,
जहाँ हम अच्छे से डिनर करेंगे। ये सुनकर के रैंक मोमो से कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें बाहर का खाना खाना चाहिए, तुम्हारे लिए घर का खाना सबसे अच्छा होगा। ये सब देख करके मोमो तो समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर रैंक को हो क्या गया है। जहाँ जैन रैंक से कहता है कि आप इसके बॉस हैं, आप इसे खाने पीने पर रोक कैसे लगा सकते हैं, मैं जानता हूँ कि उसे क्या पसंद है। तो रैंक कहता है कि उसे कुछ भी पसंद होगा वो घर का ही खाएगी, बाहर का वो नहीं खाएगी। इतने पर जैन उसका हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि आप होते कौन है ये बात उसे बताने वाले। तो रैंक कहता है कि मैं मोमो की हेल्थ के साथ में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पर दोनों ही मोमो को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो मोमो उन दोनों से अपना हाथ छुड़ा करके कहती है कि झगड़ा करना बंद करो। अब वहाँ का माहौल बिगड़ता हुआ देख करके मोमो जैन से कहती है कि मुझे अपने बॉस के साथ में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं चल सकती हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तो जैन कहता है कि अगर इस इंसान ने तुम्हें फिर से परेशान करने की कोशिश की तो तुम मुझे बताना। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रैंक का तो खून ही खोल रहा होता है। मोमो सोचती है कि आखिर मिस्टर रैंक को हो क्या गया है और वो उनसे पूछती है कि आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो रैंक उसे अपने साथ लेकर के घर चला जाता है और वो वहाँ पर जाकर के उसे पूछता है कि तुम जैन को कैसे जानती हो। तो मोमो उसे बताती है कि वो मेरा क्लासमेट है, जब भी मेरी फैमिली वाले मुझे परेशान करते थे तो मेरी बहुत हेल्प करता था, इसके लिए मैं उसकी बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये सुन करके तो रैंक के जेलेसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो गुस्से से अंदर चला जाता है। मोमो सोचती कि आखिर रैंक को हो क्या गया है, कभी वो इतने जेंटल हो जाते हैं, कभी वो इतने गुस्से में आ जाते हैं। लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैं उन्हें समझ नहीं पा रही हूँ। अब नाइट में रैंक बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हुए मोमो की कई बात को याद करने लगता है कि जब उसने उससे कहा था कि वो रैंक के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। तभी वहाँ पर मोमो रैंक का बर्थडे केक लेकर के आ जाती है और वो उससे कहती है कि बचपन से लेकर के आज तक मेरा जन्मदिन किसी ने भी नहीं मनाया, पर आज मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो क्या आप अपने बर्थडे के दिन मुझे खुशी दे सकते हैं। उसकी बातें सुनकर के रैंक फौरन से कैंडल ऑफ कर देता है। ये देख करके मोमो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होकर के रैंक को अपने हाथों से जबरदस्ती बहुत प्यार से केक खिलाती है और कहती है कि मिस्टर रैंक, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, पर आप मेरे लिए बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। जिसके बाद वो रैंक को वही शूज गिफ्ट करती है जो कि वो शॉप पर देख रही थी। रैंक उससे पूछता है कि क्या तुम इसे मेरे लिए देख रही थी। तो मोमो कहती है कि हाँ, मुझे कल की सेल पर जो बोनस मिला था मैंने उन्हीं पैसों से इसे खरीदा है। यहाँ पर मोमो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है, पर रैंक उससे कहता है कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती हो, जिस पर मोमो कहती है कि पर ये तो जूस है, मैं जानती हूँ कि ये सब करना हमारे बच्चे के लिए सही नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर के रैंक भी काफी हैप्पी हो जाता है। यहाँ पर रैंक खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। तो मोमो उससे कहती है क्या मैं आपको अंदर लेकर के चलूं, पर रैंक से तो बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं हो पाता है और मोमो की चेयर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे एक प्यारी सी किस कर बैठता है। दूसरी तरफ ये सारा रोमांटिक नजारा रैंक की मदर देख रही होती है। तो उसके फादर उनसे कहते कि मुझे भी दिखाओ आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर वो उन्हें चश्मा दे देती है। तो वो चश्मा लगा करके वहाँ का सीन देख करके काफी खुश होकर के अपनी वाइफ से कहते हैं कि इस बार का जन्मदिन उन दोनों को अकेले ही मनाने दो, हमें वहाँ पर जाकर के कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। इतना कह करके वो लोग धीरे से वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह रैंक मोमो का दिया हुआ गिफ्ट तो देखे ही जा रहा होता है जैसे कि वो कोई शूज नहीं बल्कि कोहिनूर हो, और फिर वो एग्रीमेंट पेपर देख करके कहता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। इधर मोमो कल रात की बात याद करके सोचती कि आखिर मेरे साथ में कल रात में क्या हुआ था, मैंने तो बस जूस ही पिया था, फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। और यही पूछने के लिए वो रैंक के पास जा ही रही होती है, पर उसी से जाकर के टकरा जाती है। तो रैंक उसे बताता है कि कल रात तुम बहुत गहरी नींद में सो गई थी, मैंने किताबों में पढ़ा है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी नींद आती है। उसकी बातें सुनकर के मोमो सोचती है कि रैंक ने अपने बच्चे के लिए कितनी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है, पर रैंक तो उसे देखे ही जा रहा होता है और सोचता है कि मुझे कल रात वाली किस बहुत ही ज्यादा स्वीट लगी थी, और यही सोच कर वो उसे फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर रैंक की मदर आ जाती है और उन दोनों को देख करके कहती है कि लगता है कि तुम दोनों अभी भी बिजी हो। जिसके बाद वो मोमो से कहती है कि तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हें इन दिनों आराम की जरूरत है, और आज हमारे सॉन्ग परिवार की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्टी है, तो ये सारी चीजें पहन करके तैयार हो जाओ। अपनी सासू माँ की बात मान करके मोमो रेडी होकर के नीचे उतरती है, जिसे रैंक देखते ही रह जाता है और उसकी निगाहें मोमो के ऊपर से हटी नहीं रही होती हैं। जहाँ उसकी मदर रैंक से कहती कि अब बस भी करो। रैंक मोमो से कहता है कि आज की इस पार्टी में मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। इतना कह करके वो उसे उस पार्टी में लेकर के चला जाता है, जहाँ मोमो से पूछती कि आखिर आप मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हैं। तो रैंक कहता है कि आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर के रैंक से कहता है कि ऊपर चलिए, आपके माता पिता आपको बुला रहे हैं। जिस पर रैंक अपने हाथों की माला निकाल करके मोमो को देते हुए कहता है कि बचपन से मेरे पास था, पर अब से मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, तुम पार्टी में चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, पर
मोमो जैसे ही अंदर जाती तो वहाँ पर मौजूद लोग उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी एक आदमी बोल पड़ता है कि इस छोटी लड़की को तो मैंने बार में ड्रिंक सर्व करते हुए देखा था। ये सुनकर के वहाँ खड़ी लड़कियाँ उसका मजाक बनाते हुए उसे जलील करने लगती हैं और सभी उससे पूछने लगती कि तुम्हें यहाँ पर कौन लाया, आखिर तुम अंदर घुसी कैसे। तो मोमो कहती कि मैं अपनी फैमिली के साथ में आई हूँ। तो एक आदमी उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी फैमिली की इतनी हैसियत है जो कि इस पार्टी में कदम तक रख सके। यहाँ पर मोमो रैंक का नाम नहीं ले पाती क्योंकि उनका रिश्ता पब्लिक नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सॉन्ग परिवार की रेपुटेशन खराब हो। तभी वहाँ पर रोजी की एंट्री होती है जो कि जू परिवार की इकलौती बेटी है और सॉन्ग परिवार की काफी क्लोज थी। उसे देख करके मोमो को एग्रीमेंट वाली बात याद आती है और वो सोचती कि शायद मुझे छोड़ने के बाद में रैंक किसी लड़की से शादी करेंगे। तभी रोजी मोमो की ड्रेस देख करके उससे पूछने लग जाती कि ये तो एक लिमिटेड एडिशन ड्रेस है, तुम्हें कहाँ से मिला। ये सुनकर के सभी लोग कहने लग जाते हैं कि एक बार में काम करने वाली लड़की है, लगता है कि इसने ये ड्रेस कहीं से चुराया है। तो रोजी कहती है कि लगता है कि इसने बार में गलत काम करके बहुत ही ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, पर ये अंदर कैसे आई, इसकी सजा तो इसकी ड्रेस फाड़ करके इसे देनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर के मोमो डर जाती है और बता देती है कि रैंक ने मुझे ड्रेस गिफ्ट किया है। ये सुनकर के तो रोजी को आगे लग जाती है, पर उसकी बातों पर वहाँ पर कोई भी यकीन नहीं करता है। उल्टा सभी मिलकर के उसे बुली करने लगती हैं। इतना कम नहीं था कि वो उसका ड्रेस तक फड़वाने लगती है, जिसके बाद में वो उसके हाथ से रैंक की माला निकाल लेती है, जिसके लिए मोमो उसके आगे बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है। पर रोजी उस माला को बड़ी बेरहमी के साथ में तोड़ देती है, जिसे उठा करके मोमो फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम रोजी के फादर को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की सबसे कॉस्टली नेकलेस सॉन्ग फैमिली को दिखा करके बताते हैं कि ये आपकी बहू के लिए परफेक्ट डिजाइन है। उन्हें ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि उन्हें भी ये बात पता थी कि आज सॉन्ग फैमिली अपनी बहू का नाम अनाउंस करने वाले हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ आता है और रैंक से कहता है कि जल्दी से नीचे चलिए। सभी मिलकर के मोमो की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। ये सुनकर के रैंक भागता हुआ नीचे जाता है और कहता है कि उसे हाथ मत लगाना और उसके पास जाकर के उसे बहुत प्यार से उठाता है। तो मोमो रोते हुए उसे कहने लगती है कि देखिए नहीं, माला टूट गया। तो रैंक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आऊंगा। तभी वहाँ पर मौजूद लोग उससे कहने लग जाते हैं कि भिखारी पार्टी में घुस करके आपका नाम बदनाम कर रही थी, इसीलिए हम इसे सबक सिखा रहे थे। जिस पर रैंक कहता है कि मेरे साथ इस पार्टी में आई थी और मैंने इसे ये ड्रेस गिफ्ट किया है। ये सुनकर के सभी शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद में वो रोजी से पूछता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई मोमो को हाथ लगाने की। तो रोजी कहती कि आखिर आपको इसकी इतनी चिंता क्यों है, आखिर ये है कौन। जिस पर रैंक सबके सामने कह देता है क्योंकि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर के तो सभी के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। तो रोजी कहती कि लगता है कि इसने आपको अपने जाल में फंसा लिया है। इतना कह करके वो उस दिन की क्लब वाली वीडियो सबको दिखाने लगती है जब रैंक मोमो को उठा करके अपने साथ रूम में ले जा रहा था। वो वीडियो देख करके सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और मोमो के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने लगते हैं। ये सब सुनकर के मोमो को भी काफी ज्यादा शर्मिंदगी फील होती है, जहाँ वो लोग कहते हैं कि ऐसी लड़की सॉन्ग परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। पता नहीं इस लड़की ने किस जंगली आदमी के साथ में अपना मुंह काला करवाया है। ये सारी बातें सुनकर के तो रैंक के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उन लोगों से कहता है कि उस वीडियो में जो आदमी आपको दिख रहा है वो मैं हूँ, तो क्या अब भी किसी को कुछ कहना बाकी है। पर यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद है और जिसने जिसने मोमो की इंसल्ट की है उन सभी को मैं सड़क पर ले आऊंगा। तो रोजी कहती कि पर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो रैंक कहता है कि पर मैंने तुमसे ये बात कब कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर रैंक की मदर आती है और कहती है कि किसने मेरी बहू को बुली किया। इस बात पर रोजी मिस सॉन्ग से और अपने फादर से कहने लग जाती कि आप ही लोग बताइए ना कि मैं ही सॉन्ग परिवार की बहू बनने वाली हूँ। इस बात पर रोजी के फादर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहते कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मिस्टर रैंक की वाइफ उनके बगल में खड़ी है। इतना कहकर के वो मिस सॉन्ग से अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगते हुए उसे लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ रैंक अब ये बात अनाउंसमेंट करता है कि मोमो मेरी वाइफ है, ये किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती और ना ही ये हमारे जैसे अमीर परिवार के नियमों को फॉलो करने के लिए बाध्य है, क्योंकि ये एक सिंपल और सीधी सादी लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगले दिन मोमो रैंक के पास आती है क्योंकि उसे ये बात पूछनी थी कि आखिर उसने ये सब पार्टी में क्यों कहा। तो रैंक कहता है कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। तो मोमो कहती कि ऐसी बात नहीं है। जिस पर रैंक उससे कहता है कि अच्छा अब ये बताओ कि अब से तुम मुझे क्या कहोगी। तो मोमो कहती कि रैंक। तो रैंक कहता है कि मुझे तो लगा था कुछ और कह करके बुलाओगी। जिसके बाद में वो उसके सामने बहुत सारे गार्ड्स को बुलाता है और मोमो से कहता है कि अब जब भी तुम बाहर जाओगी तो ये गार्ड्स भी तुम्हारे साथ में जाएंगे ताकि तुम्हें कोई भी परेशान ना कर सके। ये देख करके मोमो खुश हो जाती है और उसे थैंक यू करती है। जिसके बाद में वो सोचती है कि अब तो मेरे साथ में गार्ड्स भी हैं तो मेरे घर वाले मुझे बुली नहीं कर पाएंगे। तो मैं जाकर के अपनी दादी माँ की आखिरी निशानी ले आती हूँ। और यही सोच करके वो अपने घर चली जाती है, जहाँ से वो अपनी दादी माँ की आखिरी निशानी निकालने लगती है।
जिस पर उसका भाई उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि अब तुम घर में चोरी भी करने लग गई हो। इतना कह करके वो उसे दौड़ा लेता है और रास्ते में उसके साथ में बहस करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने ये सामान मुझे वापस नहीं किया तो मैं इसी से तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। पर तब तक वहाँ पर रैंग आ जाता है और उसे किक मार करके मोमो से दूर करता है और मोमो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद में वो उसे घर लाता है, जहाँ मोमो रैंग से रो रो करके कहने लगती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे माता पिता नहीं है और जिन्होंने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया वो मेरी फैमिली नहीं है। तो रैंग कहता है कि ऐसे लोग तुम्हारी फैमिली कहलाने के लायक भी नहीं है। जिस पर मोमो से बताती कि आज तक मैंने उनके साथ में बहुत अच्छा किया है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा पीटा और घर तक से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि वो मुझे खाना खाने के लिए भी नहीं देते थे। इतना कह करके वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। जिस पर रैंक कहता है कि उन्होंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ में किया है उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। इतना कह करके वो उसे गले से लगा करके कहता है कि आज के बाद में खुद को अनाथ कभी भी मत कहना, तुम्हारी एक प्यारी सी फैमिली है और हमारा तो बेबी भी होने वाला है और मैं तुम्हारे साथ में हर कदम पर रहूंगा, तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। रैंक की बातें सुनकर के मोमो को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है और वो उसे एक प्यारी सी किस कर देती है और कहती है कि आज के बाद से मेरा उन लोगों के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। जिसके बाद में रैंग उसे अपने साथ मैरिज ब्यूरो लेकर के जाता है और उससे शादी कर लेता है और बाहर निकल करके उससे कहता है कि अब बताओ कि अब तुम मुझे क्या कहोगी। जिस पर मोमो बहुत प्यार से कहती कि हनी। ये सुन करके तो रैंग उसे किस कर देता है, जिसके बाद वो उसे घर लेकर के चला जाता है, जहाँ मेड आकर के रैंग से कहती कि आप सोने क्यों नहीं जा रहे हैं, बहुत रात हो गई है। तो रैंग सोचने लग जाता है कि आज ही हमारी शादी हुई है, तो अगर मैं मोमो के रूम में चला गया तो कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले। इसीलिए वो मेड से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि रात को मोमो की तबीयत खराब हो जाए और उसके लिए कोई भी ना जगा रहे, इसीलिए मैं जा करके उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। जिस पर मेड कहती कि आखिर आप अपनी वाइफ को एक बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं, आप उनके साथ में जाकर के सो जाइए, मैं सब कुछ देख लूंगी। वैसे भी आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं और अगर आप रात भर जगेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिस पर रैंक कहता है कि मुझे लगता है कि आप बहुत थक गई हैं, इसलिए आपको जाकर के सोना चाहिए। ये सुनकर के मेड वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी सारी बातें मोमो भी सुन लेती है और वो रैंक के रूम से अपना पिलो ला करके बाहर सोफे पर सो जाती है। कुछ देर के बाद में रैंक देखता है कि मोमो सोफे पर सो रही थी, इसीलिए वो सोचता है कि अगर ये ऐसे ही सोफे पर सोती रहेगी तो इसकी कमर में दर्द होने लगेगा, इसीलिए वो उसे उठाने वाला होता है, लेकिन मोमो उसे अपने करीब खींच लेती है। ये देख करके रैंक सोचता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, जिसके बाद में वो उसी के साथ सो जाता है। पर मोमो तो उसे रात भर खूब परेशान करती है। रैंक सोचता है कि आखिर ये चुपचाप क्यों नहीं सो सकती है, जिसके बाद में वो पूरी रात उसी के साथ में सोया रहता है। सुबह मोमो की जब आँख खुलती है तो वो रैंक को देख करके बहुत खुश होती है। रैंक उससे कहता है कि अब उठ भी जाओ, मेरी कमर की बैंड बज चुकी है। जिसके बाद मोमो उससे कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ, तो क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। तो रैंक कहता है कि बिल्कुल तुम जा सकती हो, यहाँ तक कि तुम कंपनी भी जा सकती हो। इतना कह करके वो उसे अपना कार्ड देता है। ये देख करके मोमो सोचती है कि कोई तो है जो कि मुझसे इतना प्यार करता है। कुछ देर के बाद में रैंक मोमो से कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि तुम आगे की पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करोगी। मैं तुम्हारे लिए अच्छे ट्यूशन टीचर का अरेंजमेंट कर दूंगा ताकि तुम अपना बेस मजबूत कर सको, जिसके बाद में तुम विदेश जाकर के भी अपनी पढ़ाई कर सकती हो। ये सुनकर के तो मोमो बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि आप मुझे जाने देंगे। तो रैंक कहता है कि अकेले तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, साथ में हमारा बेबी भी जाएगा। ये सुनकर के मोमो उसे गले से लगाते हुए कहती कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा मौका मिलेगा पढ़ने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद रैंक मोमो को अपने साथ बाहर टहलाने के लिए ले जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी हो, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तब से मैं प्यार करना सीख गया हूँ, तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम मुझे छोड़ करके कभी भी नहीं जाओगी। तो मोमो कहती कि हाँ, मैं आपको छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगी। तभी रैंक अपने मोबाइल पर देखता है कि किसी ने इंटरनेट पर मोमो के खिलाफ गलत अफवाह फैलाई है, जिसे देख करके वो काफी परेशान हो जाता है और मोमो से कहता है कि मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में जब वो घर लौट करके आता है तो वो देखता है कि मोमो बहुत बुरी तरीके से बैठ करके रो रही थी। तो वो उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो मोमो उसे बताती है कि मैंने इंटरनेट पर देखा है कि किसी ने लिखा है कि मैं आपकी मिस्ट्रेस हूँ। ये सुनकर के रैंक कहता है कि जरूर ये काम रोजी का होगा। जिस पर मोमो उससे पूछती है कि सच सच बताइए कि आप रोजी को चाहते हैं। जिस पर रैंक कहता है कि मैं कसम खा करके कहता हूँ कि मैंने उसे कभी भी नहीं चाहा है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है, क्या तुम्हें जलन फील हो रही है। तो मोमो कहती कि ऐसी बात नहीं है। तो रैंक उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, मुझे एक किस दे दो। तो मोमो कहती कि मुझे किस नहीं देना है। इतना कह करके वो शर्मा करके वहाँ से भाग जाती है। तो रैंक सोचता है कि कितनी क्यूट है। अगले दिन रैंक के पास में उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मैंने एक कॉकटेल पार्टी रखी है जहाँ तुम्हें आना होगा। तो रैंक कहता है कि मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी पार्टी अटेंड करने का। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया है, तो क्या तुम आकर के उसे देखना नहीं चाहोगे।
तो रैंग उसके पास चला जाता है, जहाँ उसका दोस्त रोजी को दिखा करके कहता है कि वो रहा तुम्हारा सरप्राइज। रोजी को देख करके तो रैंग का खून ही खोल जाता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, इस लड़की को देख करके मुझे घिन आती है। तो उसका दोस्त पूछता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो। तो रैंग बताता है कि इसने मेरी वाइफ के खिलाफ इंटरनेट पर उल्टी सीधी बातें लिखी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई। तो उसका दोस्त कहता है अच्छा ये बात है, फिर ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। इतना कह करके वो उसके कान में कुछ कहता है। जहाँ हम रोजी को देखते हैं जो कि एक रूम में जाती है, तो पीछे से रैंग भी आ जाता है, जिसे देख करके वो शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो रैंग कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुन करके तो रोजी के मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो उससे पूछती कि आप मुझसे किस विषय पर बात करना चाहते हैं। तो रैंग उससे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ के खिलाफ इंटरनेट पर उल्टी सीधी बातें क्यों लिखी थी। ये सुनकर के रोजी बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करने लगती है, जिसके बाद में वो सोचती कि ये अच्छा मौका है, क्यों ना मैं रैंग को सीड्यूस करके उसे अपने बस में कर लूं। और यही सोच करके वो उसे सीड्यूस करने लगती है, पर रैंग उसकी तरफ देखता तक नहीं है और वो उस रूम से बाहर चला जाता है। इतने पर मीडिया वाले भी अंदर आ जाते हैं और रोजी की उसी हालत में फोटो खींचने लगते हैं। अब यहाँ पर रोजी बहुत बुरी तरीके से जलील हो जाती है और इंटरनेट पर उसकी फोटोज वायरल हो जाती है। रैंग का दोस्त सोचता है कि तुमने जैसा किया था तुम्हें वैसा मिल गया। अगले दिन रैंग मोमो को अपने साथ अपनी कंपनी लेकर के जाता है और उसका सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि मेरी वाइफ है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज भी मोमो से मिलकर के काफी खुश होते हैं। तभी मोमो कहती है कि मैं कुछ देर में आती हूँ। इतना कह करके वो वॉशरूम चली जाती है, जहाँ रोजी पहले से मौजूद होती है और वो मोमो से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम रैंक से दूर हो जाओ, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझे बार बार चुनौती दे रही हो और तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो। इतना कह करके वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तो मोमो कहती है कि आखिर तुम किस बात का सपना देख रही हो, जबकि तुम ये बात जानती हो कि रैंक तुम्हें नहीं चाहता है। तो रोजी कहती कि तुम्हारी जैसी भिखारी लड़की इस कंट्री के सबसे रिच आदमी के पास पहुंच गई है, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम रैंक से शादी कर सको। यहाँ पर रोजी पूरी तरीके से चुड़ैल बन जाती है और मोमो के साथ में बहुत ही गंदा व्यवहार करने लगती है। इधर रैंक सोचता है कि मोमो अभी तक क्यों नहीं आई, जहाँ असिस्टेंट आकर के बताता है कि मोमो तो बहुत देर पहले वॉशरूम गई थी। इतने पर रैंक को मोमो की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर के वो भागता हुआ अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि मोमो काफी जख्मी हालत में पड़ी थी। इतने पर असिस्टेंट रोजी को पकड़ लेता है और रैंक मोमो को लेकर के हॉस्पिटल भागता है और काफी ज्यादा परेशान होता है। इतने पर ज़ेंग भी वहाँ पर आ जाता है और रैंक से कहता है कि अगर तुम मोमो की अच्छे से देखभाल नहीं कर सकते तो उसकी जिंदगी से कहीं दूर क्यों नहीं चले जा रहे हो। आज तुम्हारी वजह से वो इस हालत में है। जिस पर रैंक गुस्से से कहता है कि मोमो मेरी वाइफ है और उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। इतने पर डॉक्टर मोमो को लेकर के बाहर आते हैं और रैंक से बताते हैं कि माँ और बच्चा दोनों ही ठीक है, पर आगे से मोमो को किसी भी तरीके की चोट नहीं लगनी चाहिए। ये सुनकर के ज़ेंग फायर हो जाता है और रैंक को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक जानवर हो। तभी तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, क्या तुम्हें उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं आया। जिस पर रैंक कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, यहाँ से निकल जाओ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। मोमो जब होश में आती है तो वो पूछती कि मेरा बच्चा कैसा है। तो रैंक उसे बताता है कि हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने रोजी को हल्के में ले लिया था। तो मोमो कहती कि मैं जानती हूँ कि उसके दिल में क्या है, क्योंकि एक तरफा प्यार बहुत खतरनाक होता है और इसी बात का वो बदला मुझसे लेना चाहती है, जबकि उसे ये बात समझना चाहिए कि आप उससे प्यार नहीं करते हैं। जिस पर रैंक कहता है कि तुम कितनी समझदार हो। दूसरी तरफ हम रोजी को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलती है और उसके साथ में मिलकर के रोजी के खिलाफ एक खतरनाक प्लान तैयार करती है। अब ये आदमी कौन है इसका तो हमें आगे ही पता चल पाएगा और अपने प्लान के मुताबिक वो मोमो को किडनैप करवा लेती है, जहाँ मोमो उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रैंक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो रोजी कहती है कि मुझे अब मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन मैं तुम्हारा पत्ता साफ करके रहूंगी, अब मैंने ये बात ठान ली है। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिसे देख करके मोमो समझ नहीं पाती कि आखिर ये है कौन और इसका सॉन्ग परिवार के साथ में क्या दुश्मनी है। तभी वो अपने फेस से मास्क हटाता है, जिसे देख करके मोमो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि तुम तो रैंक के छोटे भाई हो ना, तुम तो विदेश में थे, फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर चेंगशु कहता है कि मैं उस इंसान को अपना भाई नहीं मानता हूँ, आज उसी की वजह से मेरे फादर ने मुझे विदेश भेज दिया था, क्योंकि वो मुझे किसी लायक का नहीं समझते थे और सारी संपत्ति उसके नाम कर दी और मेरे हाथ से सॉन्ग परिवार का सारा संपत्ति निकल गया, पर अब मैं रैंक की सबसे कीमती चीज उससे छीन लूंगा जो कि तुम हो। इधर रैंक भी काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर मोमो कहाँ चली गई। तभी एक गार्ड भागता हुआ आता है और उसे बताता है कि हमें मोमो का पता चल गया है। ये सुनकर के रैंक उसके साथ भागता हुआ चला जाता है। इधर रोजी मोमो को काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है और वो उसे मारने वाली होती है, पर तब तक तो रैंक अपने गार्ड्स के साथ में वहाँ पर पहुंच जाता है और रोजी के गुंडों से फाइट करता हुआ अंदर एंटर कर जाता है। पर चेंगशु मोमो को पॉइंट कर लेता है। तो रैंक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो चेंगशु उससे कहता है
कि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। जल्दी से यहाँ पर फादर को लेकर के आओ ताकि वो सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे, वरना मैं इसे जान से मार डालूंगा। पर तभी मोमो उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और इसी बात का फायदा उठा करके रैंग उसे किक मार करके मोमो से दूर करता है, जहाँ गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद में रैंग मोमो को छुड़ाता है, पर मोमो की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे लेकर के हॉस्पिटल जाने लगता है और रोजी से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी, पर अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल करके रहेगी। इतना कह करके वो मोमो को लेकर के चला जाता है, जहाँ मोमो अब ट्रीटमेंट के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाती है और हंसी खुशी अपने घर चली जाती है। तभी वहाँ पर रैंग एक फाइल लेकर के आता है जिसमें लिखा होता है कि उसने अपनी आधी संपत्ति मोमो के नाम कर दी है, पर मोमो उसे लेने से इनकार करती है। जिस पर रैंग की मदर उससे कहती है कि तुम हमारे सॉन्ग परिवार की बहू हो और हमें वारिस देने वाली हो, तो इन सारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है जिसे तुम लेने से मना नहीं कर सकती हो। अब अपनी सासू माँ की बात मान करके मोमो उस फाइल को ले लेती है और वो रैंक से कहती कि मैंने आपके लिए एक रिंग खरीदी थी, तो क्या मैं उसे पहना सकती हूँ। तो रैंक कहता है कि हाँ बिल्कुल पहना सकती हो। तो मोमो उस रिंग को बहुत प्यार से रैंक को पहनाती है, जिस पर रैंक उसे थैंक्स करता है और गले से लगा लेता है। और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।